हम पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि प्राचीन काल में यूरोप और भारत के बीच व्यापारिक संबंध किसके साथ आरंभ हुए थे। तो प्राचीन काल में यूरोप और भारत के बीच व्यापारिक संबंध यूनानियों के साथ आरंभ हुए थे। किसके साथ आरंभ हुए थे? तो यूनानियों के साथ आरंभ हुए थे। प्राचीन काल में तो यूरोप और भारत के बीच जो व्यापारिक संबंध आरंभ हुआ था, सबसे पहले किसके साथ आरंभ हुआ था? तो यूनानियों के साथ आरंभ हुआ था। मध्यकाल की बात करें तो मध्यकाल में यूरोप का भारत से व्यापार कितने मार्गों से होता था? तो मध्यकाल में यूरोप का भारत से व्यापार 3 मार्गों के द्वारा या कई मार्गों के द्वारा होता था। पहला एक मार्ग जो व्यापार का था, एक मार्ग फारस की खाड़ी तक जाता था, यानी कि फारस की खाड़ी तक जाता था। और फारस की खाड़ी तक जो मार्ग जाता था वो किस रास्ते से जाता था? तो समुद्र के रास्ते जाता था। यानी कि भारत और यूरोपियों के बीच मध्यकाल में जो व्यापार होता था, तो एक रास्ता फारस की खाड़ी तक जाता था और वह रास्ता समुद्र के रास्ते से जाता था। जब वह फाड़ी फारस की खाड़ी तक पहुंच जाता था, तो वहां पहुंचने के बाद फिर इराक और तुर्की होकर, किस फारस की खाड़ी तक जब पहुंच जाता था समुद्र के रास्ते, तो फिर वहां से कहाँ जाता था? इराक और तुर्की के रास्ते से होकर, इराक और तुर्की के रास्ते से होकर वह कहाँ, इराक और तुर्की के रास्ते से होकर वह ज़मीन के रास्ते से, किस रास्ते से? ज़मीन के रास्ते से, ज़मीन के रास्ते से फिर आगे वह समुद्र के जरिए कहाँ जाता है? वेनिस और जेनेवा तक जाता था। यानी कि पहला रास्ता कहाँ से कहाँ तक जाता था? तो फारस की खाड़ी तक समुद्र के रास्ते जाते थे, फिर वहाँ से वह इराक और तुर्की ज़मीन के रास्ते जाते थे, फिर आगे वो समुद्र के जरिए वेनिस और जेनेवा तक जाते थे। यानी कि फारस की खाड़ी तक जाते थे तो समुद्र के रास्ते जाते थे, फिर वहाँ जब पहुँचते थे तो वहाँ से इराक और तुर्की किस रास्ते से जाते थे? ज़मीन के रास्ते जाते थे। फिर वहाँ से समुद्र के जरिए कहाँ पहुँचते थे? तो वेनिस और जेनेवा जाते थे। दूसरा रास्ता कैसे जाता था? तो दूसरा रास्ता जो था वह लाल सागर से होकर, किससे? लाल सागर से होकर मिस्र के सिकंदरिया तक। कहाँ से? लाल सागर से होते हुए मिस्र के सिकंदरिया तक थल मार्ग से जाते थे। किससे जाते थे? लाल सागर से होकर मिस्र के सिकंदरिया तक सड़क मार्ग से जाते थे। फिर जब सिकंदरिया पहुंच जाते थे तो वहां से समुद्र के रास्ते वह वेनिस और जेनेवा पहुंचता था। यानी कि पहले रास्ते में वेनिस और जेनेवा किसे जाते थे? तो पहले फारस की खाड़ी तक रास्ते तक पहुंचते थे समुद्र के द्वारा, फिर इराक और तुर्की के रास्ते ज़मीन से होकर कहाँ पहुंचते थे? और तीसरा रास्ता जो था वह बहुत कम प्रचलित है, तीसरे रास्ते से बहुत कम जाते थे। यह रास्ता कैसा था? तो तीसरा रास्ता जो था वह पैदल यानी रास्ते से, थल मार्ग से द्वारा जाता है। यह कैसे जाता था? तो भारत के उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत से होकर, वहाँ के दर्रे से होकर कहाँ जाते थे? मध्य एशिया से होकर रूस तथा बाल्टिक सागर को पार करता हुआ जाता था। इस तरह भारत को यूरोप से मिलाने वाली 2 मुख्य समुद्री मार्ग थे। कौन से 2 मुख्य समुद्री मार्ग कौन से थे? तो प्रथम समुद्री मार्ग जो था वो फारस की खाड़ी से होकर एवं दूसरा द्वितीय लाल सागर से होकर। इसमें फारस की खाड़ी वाला मार्ग तो ज़्यादा प्रचलित था, क्योंकि लाल सागर वाला मार्ग अत्यधिक कुहरे के कारण दुष्कर होता था। यानी कि भारत और यूरोप के बीच में समुद्री मार्ग की बात करें तो 2 मुख्य समुद्री मार्ग थे। एक समुद्री मार्ग कौन सा था? फारस की खाड़ी का था, और दूसरा समुद्री मार्ग द्वितीय लाल सागर था। और जो सबसे प्रचलित रास्ता था तो वो कौन सा था? फारस की खाड़ी वाला ज़्यादा प्रचलित था, क्योंकि लाल सागर वाला मार्ग अत्यधिक कुहरे के कारण कठिन था। एशिया का अधिकांश व्यापार किसके हाथ में था? मध्यकाल में जो एशिया का व्यापार होता था किसके हाथ में था? तो एशिया का व्यापार अरब वासियों के हाथ में था। वहीं पर भूमध्य सागर यानी कि भूमध्य सागरी और यूरोपीय व्यापार किसके हाथ में था? तो भूमध्य सागरी और यूरोपीय व्यापार इतालवियों के हाथ में था, और एशिया का व्यापार अरब वासियों के हाथ में था। पूर्वी देशों का व्यापार किस लिए महत्वपूर्ण था? तो यह जो पूर्वी देश का व्यापार महत्वपूर्ण था, यह गर्म मसालों के कारण महत्वपूर्ण था। यानी पूर्वी देशों का व्यापार किस चीज़ के लिए बहुत महत्वपूर्ण था? तो यह जो व्यापार हो रहा था अरब वासियों द्वारा और इतालवियों द्वारा, तो यह गर्म मसालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। क्यों? क्योंकि गर्म मसालों की मांग यूरोप में बहुत ज़्यादा थी, और ये मसाले जो यूरोप में बहुत महंगे बिकते थे, क्योंकि जाड़ों के समय में नमक और काली मिर्च डले गोश्त पर ही वे जिंदा रहते थे। पूर्वी और पश्चिमी देशों के बीच किस कारण पूर्वी और पश्चिमी देशों के मध्य संपर्क स्थापित करने वाले मार्ग भी तुर्कों के अधीन आ गए? तो जो वो मार्ग थे कब? जब 1453 ईस्वी में कुस्तुनिया पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया था उस समय। इससे क्या हो गया? जब तुर्कों ने कुस्तुनिया पर अधिकार कर लिया तो पर पूर्वी और पश्चिमी देशों के बीच मार्ग पर तुर्कों का अधिकार हो गया। इससे यूरोप के व्यापारियों को अपने साम्राज्य से होकर पूर्वी देशों के व्यापार करने की सुविधा देने से इनकार कर दिया। यूरोप और एशिया के बीच व्यापार पर एकाधिकार किसका था? तो यूरोप और एशिया के बीच व्यापार पर एकाधिकार पहले वेनिस और जेनेवा के व्यापारियों का था। किसका था? पहले वेनिस और जेनेवा के व्यापारियों का था। क्यों? क्योंकि जो समुद्री मार्ग था तो वेनिस और जेनेवा से होकर जाता, तो इसलिए सबसे पहले यूरोप और एशिया के बीच व्यापारियों पर जो एकाधिकार था तो वेनिस और जेनेवा के व्यापारियों का था।
यूरोप और एशिया के बीच व्यापार पर वेनिस और जेनेवा का एकाधिकार होने के कारण कौन सा देश व्यापार से बाहर था? तो यूरोप के जो नवीन राष्ट्र थे कौन? स्पेन और पुर्तगाल, यह व्यापार से बाहर थे। लेकिन गरम मसाले की महत्वता और भारत के विख्यात वैभव के लोभ में पूरब के साथ व्यापार करने को कौन ललायित थे? तो स्पेन और पुर्तगाल ललायित थे। इसके चलते क्या देखने को मिलता है कि पश्चिमी यूरोप के नवीन राज्यों ने भारत और इंडोनेशिया के मसाला द्वीप तक पहुंचने के लिए नए और अपेक्षाकृत कम जोखिम मार्ग ढूंढने आरंभ कर दिए थे। किसके बीच? तो पश्चिम यूरोप के जो नवीन राज्य थे उन्होंने भारत और इंडोनेशिया के रास्ते, किसके रास्ते? तो भारत और इंडोनेशिया के मसाला द्वीप तक पहुंचने के लिए इन्होंने नए मार्ग की खोज करना शुरू कर दिया था। तो जो यूरोप के नवीन राज्य थे वो भारत और इंडोनेशिया के मसाला द्वीप तक पहुंचने के लिए जोखिम वाला रास्ता क्यों चुनना चाहते थे? क्योंकि ये लोग जो थे यूरोप के नए राज्य लोग, ये अरब और वेनिस के व्यापारियों के एकाधिकार को तोड़कर तथा तुर्की के झगड़ों से बचकर पूरब के देश के साथ व्यापारिक संबंध कायम करना चाहते थे। तो इस समय समुद्री मार्ग खोजना या रास्ता खोजना इनके लिए क्यों आसान था? तो क्योंकि 15वीं शताब्दी तक आते आते जहाज रानी का निर्माण और नौ परिवहन विज्ञान में प्रगति हो चुकी थी और यूरोप में पुनर्जागरण ने पश्चिमी यूरोप के लोगों में उद्यम की भावना पैदा कर दी थी। और इसी समय किसकी आविष्कार हो गया था? तो कुतुबनुमा सूचक यानी दिशा सूचक का भी आविष्कार हो चुका था। कब हुआ था? 15वीं शताब्दी में। पुर्तगाल का राजकुमार कौन था? तो पुर्तगाल का राजकुमार प्रिंस हेनरी द नेविगेटर था। इसके सतत प्रयासों से भौगोलिक खोजों का कार्य आसान हो गया था। किसने भौगोलिक खोजों का युग आरंभ किया था? तो भौगोलिक खोजों का युग आरंभ करने वाले पुर्तगाल और स्पेन वासी थे। पुर्तगाल का नाविक का क्या नाम था जिसने उत्तमासा अंतरीप की खोज के लिए निकला था? तो पुर्तगाल के नाविक का नाम था बार्थोलोमियो डियाज। इसने किसकी खोज की थी? तो उत्तमासा अंतरीप की खोज की थी। कब? 1487 ईस्वी में। उत्तमासा अंतरीप को बार्थोलोमियो डियाज ने क्या नाम दिया था? तो तूफानी अंतरीप नाम दिया था। क्या नाम दिया था? तूफानी अंतरीप नाम दिया था। कौन सा व्यापारी था जिसने भारत पहुंचने का मार्ग ढूंढने हेतु अमेरिका को खोज निकाला? यानी भारत का मार्ग खोज रहा था लेकिन वो अमेरिका का रास्ता ढूंढ निकाला। वो कौन था? तो कोलंबस था। कहाँ का निवासी था कोलंबस? तो कोलंबस स्पेन का निवासी था। इसने अमेरिका की खोज कब की? तो 1494 ईस्वी में। भारत की खोज किसने की? तो भारत की खोज वास्को डिगामा ने की। कब? 1498 ईस्वी में। वास्को डिगामा कहाँ का यात्री था? तो वास्को डिगामा पुर्तगाल का यात्री था। ये कहाँ पहुँचता है? तो उत्तमासा अंतरीप का चक्कर काटकर भारत तक पहुँचने में सफलता पाई थी। यानी उत्तमासा तक बार्थोलोमियो डियाज आया था और उसके बाद वास्को डिगामा कहाँ तक पहुँचता है? तो उत्तमासा अंतरिक्ष का चक्कर काटते हुए भारत तक पहुँचता है। इस समस्त नवीन खोजों का एकमात्र उद्देश्य क्या था? तो एकमात्र उद्देश्य था व्यापारिक मार्गों की जानकारी प्राप्त करना एवं आर्थिक लाभ कमाना था। जब यह 15वीं शताब्दी में खोज की जा रही थी स्पेन और पुर्तगालों के द्वारा, तो उस समय भारत में महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन कौन से थे? तो भारत के पश्चिम में एक मलाबार तट था जो महत्वपूर्ण था। मालाबार तट पर कौन से बंदरगाह थे? तो भारत के पश्चिम में मालाबार तट पर कालीकट एवं कोचीन बंदरगाह महत्वपूर्ण था। कालीकट और कोचीन बंदरगाह किस तट पर थे? तो मालाबार तट पे थे। गुजरात में था एक सूरत बंदरगाह था और एक भड़ौच बंदरगाह था। ये और कैम्बे, कौन से? सूरत, भड़ौच और कैम्बे जो थे, और मालाबार के तट पर कालीकट और कोचीन थे। यह 15वीं शताब्दी में सबसे प्रसिद्ध महत्वपूर्ण बंदरगाह थे। यह बंदरगाह जो थे पश्चिमी देशों के साथ भारतीय व्यापार के प्रमुख केंद्र थे। मालाबार तट पर कौन कौन सी वस्तुएं लाई जाती थी? तो मालाबार तट पे कौन कौन सी वस्तुएं लाई जाती थी? तो मालाबार तट पे दक्षिण पूर्व एशिया के मसाले किसके लाए जाते थे? दक्षिण पूर्व एशिया के मसाले, रेशम, चीनी मिट्टी, लाख इत्यादि वस्तुएं जो थी वह मालाबार तट पे लाई जाती थी। और मालाबार तट से वस्तुएं कहाँ पे ले जाई जाती थी? तो मालाबार तट से वस्तुएं लाल सागर एवं फारस की खाड़ी होकर इन्हें पश्चिमी देशों में भेजा जाता था। यानी कि मालाबार तट पर दक्षिण पूर्वी एशिया से मसाले, रेशम, चीनी मिट्टी, लाख इत्यादि वस्तुएं आती थी और मालाबार तट से होते हुए लाल सागर एवं फारस की खाड़ी होते हुए यहाँ से पश्चिमी देशों को भेजी जाती थी। पश्चिमी देशों को अन्य चीज़ें कौन कौन सी भेजी जाती थी? तो अन्य चीज़ों भेजने में था सूती कपड़े, नील, मसाले और जड़ी बूटियाँ। यह वस्तुएं किस रास्ते से भेजी जाती थी? तो जो सूती वस्त्र कपड़ा था यह गुजरात में भारी मात्रा में निर्यात होता था। कहाँ पे निर्यात होता था? तो गुजरात में भारी मात्रा में क्या निर्यात होता था? सूती कपड़ा। 1500 ईस्वी के लगभग भारत के समूचे व्यापार को नियंत्रित करने वाला प्रमुख समुदाय कौन सा था? यानी 1500 ईस्वी के आसपास जो भारत का संपूर्ण व्यापार नियंत्रित किया जाता था, किसके द्वारा, कौन सा समुदाय नियंत्रित करता था? तो वह समुदाय था कोरोमंडल चेट्टियार समुदाय। कौन था? कोरोमंडल चेट्टियार समुदाय था। कोरोमंडल चेट्टियार जो था, इनका जो व्यापार करते थे कौन से क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण प्रभाव था? तो कोरोमंडल चेट्टियार समुदाय जो था वह बंगाल की खाड़ी के समूचे क्षेत्र में, यानी बंगाल के खाड़ी के समूचे क्षेत्र में और विशेष रूप से
कोरोमंडल से मलक्का तक के व्यापार में उनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी। यानी कोरोमंडल चेट्टियार का 15वीं सदी 1500 ईस्वी में भारत का पूरा व्यापार सम्मिलित करता था। और इसका जो महत्वपूर्ण क्षेत्र था तो बंगाल की खाड़ी का महत्वपूर्ण क्षेत्र, पूरा क्षेत्र, और कोरोमंडल से मलक्का तक के व्यापार में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। कोरोमंडल से मलक्का तक के व्यापार में कोरोमंडल के व्यापार के साथ एक अन्य व्यापारी समुदाय था। कौन सा व्यापारी समुदाय था? तो दक्षिण पूर्वी का। कहाँ का? दक्षिण पूर्वी का चुलिया मुसलमान था। कोरोमंडल के चेट्टियार समुदाय के साथ एक और व्यापार साथ देता था। तो कौन सा व्यापारी समुदाय था? तो दक्षिण पूर्वी का चुलिया मुसलमान था। इस तरह भारत में पुर्तगालियों के आगमन पर, जब भारत में पुर्तगाली आए तो उस समय विशिष्ट समुद्रों मार्गों पर किसका अधिकार था? तो विशिष्ट समुद्र मार्गों पर विशिष्ट व्यापारिक समुदायों का प्रभाव था। और ये विशिष्ट व्यापारिक समुदाय कौन से थे? तो कोरोमंडल चेट्टियार समुदाय था और चुलिया समुदाय था। भारत में सर्वप्रथम आने वाला यूरोपीय व्यापारी कौन था? तो पुर्तगाली थे। उसके बाद डच आते हैं, पुर्तगाली के बाद डच आते हैं, डच के बाद अंग्रेज आते हैं, अंग्रेज के बाद डेनिस आते हैं, और डेनिस के बाद फ्रांसीसी आते हैं। तो सबसे पहले कौन आए? तो पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिस, फ्रांसीसी। अंग्रेज डच के बाद आए थे। अंग्रेज जो थे वो डच के बाद आए थे, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना डच ईस्ट इंडिया कंपनी से कब हो चुकी थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना डच ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले ही हो चुकी थी। यानी कि अंग्रेज जो थे वो डच से बाद आए, लेकिन उनकी कंपनी की स्थापना डच से पहले ही हो चुकी थी। बात करेंगे पुर्तगीज के बारे में। किसके बारे में? पुर्तगीज के बारे में। यूरोप वासियों में सर्वप्रथम कौन आए थे? तो पुर्तगाली आए थे। किस रास्ते से आए थे? तो उत्तर महासागरीय का चक्कर काटते हुए आए थे। और उनको किसने सहायता किया था पथ प्रदर्शक में? तो अब्दुल मुनीर था, जो एक गुजराती था। इन्होंने रास्ता दिखाया था। ये लोग कब पहुंचे थे पुर्तगाली? तो 17 मई 1498 ईस्वी को। 1498 पता नया चीज़ क्या याद करना है? 17 मई। 17 मई कब आए थे? 17 मई को आए थे। कब आए थे पुर्तगाली? 17 मई को आए थे। 1498 सबको पता है, ये डेट नहीं पता है। 17 मई। 17 मई कब आए थे पुर्तगाली? 17 मई को आए थे। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 17 मई को। वास्को डी गामा ने अपना बेड़ा कहाँ पे उतारा था? तो वास्को डी गामा ने अपना बेड़ा कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह पर। कालीकट का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन था? कप कटाबू था। क्या था? कप कटाबू प्रसिद्ध बंदरगाह पे अपना बेड़ा उतारा था। किसने? वास्को डी गामा। पुर्तगालियों का विरोध किसने किया था? तो कालीकट में बसे अरब व्यापारियों ने इनका विरोध किया, लेकिन इनका समर्थन किसने किया था? तो कालीकट का हिंदू राजा था, जिसकी पैतृक उपाधि क्या थी? जमोरिन थी। जमोरिन थी, उसने इनका हार्दिक स्वागत किया था और मसाले एवं जड़ी बूटियाँ इत्यादि ले जाने की आज्ञा प्रदान की। वास्को डी गामा जब यहाँ से मसाला ले गया तो अपने यहाँ ले जाकर बेचने पर कितना गुना पैसा कमाया था? तो 60 गुना लाभ कमाया था। जब वास्को डी गामा आया था तो उसके जाने के बाद यूरोपीय व्यापार का केंद्र कौन सा क्षेत्र बन गया था? तो यूरोपीय व्यापार का केंद्र लिस्बन कुछ समय के लिए बन गया था, जो पुर्तगाल की राजधानी थी। पुर्तगाल की राजधानी क्या थी? लिस्बन थी। और यह कुछ समय के लिए क्या हो गई थी? तो यूरोपीय व्यापारियों का केंद्र बन गई थी। पुर्तगाली शासक कौन था उस समय? तो उस समय पुर्तगाली शासक मैनुअल प्रथम था। कौन था? मैनुअल प्रथम था। मैनुअल प्रथम द्वारा वास्को डी गामा को कौन सी उपाधि दी गई? तो वास्को डी गामा को वाणिज्य के प्रधान की उपाधि दी गई। किसकी उपाधि दी गई? तो वाणिज्य के प्रधान की उपाधि दी गई। दूसरा पुर्तगाली अभियान कालीकट किसके नेतृत्व में पहुंचा था? तो दूसरा पुर्तगाली अभियान कालीकट पेड्रो अल्वेराज के रूप में पहुंचा था। किसके नेतृत्व में? तो पेड्रो अल्वेराज केब्रल के रूप में पहुंचा था। कब? 1500 ईस्वी में। 1500 ईस्वी में दूसरा पुर्तगाली अभियान किसके नेतृत्व में पहुंचा था? तो पेड्रो अल्वेराज केब्राल के रूप में पहुंची थी। किसने कालीकट बंदरगाह में एक अरबी जहाज को पकड़कर जमोरिन को उपहार स्वरूप दिया था? तो पेड्रो अल्वेराज केब्राल जो था वह कालीकट बंदरगाह में अरबी जहाज को पकड़कर जमोरिन को उपहार स्वरूप दिया था। दूसरी बार वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो दूसरी बार वास्को डी गामा 1502 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1502 ईस्वी में आया था। पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कोचीन में स्थापित की। कब? 1503 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो 1503 ईस्वी में कोचीन में स्थापित की। पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री कहाँ बनाई थी? तो पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री कन्नूर में बनाई थी। कहाँ बनाई थी? कन्नूर में बनाई थी। कब? 1505 ईस्वी में। ठीक है, 1505 ईस्वी में इसने अपनी दूसरी कोठी कहाँ बनाई थी या फैक्ट्री कहाँ बनाई थी? तो कन्नूर में बनाई थी। प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत कौन आया था? तो प्रथम पुर्तगाली वायसराय भारत बनकर आने वाला था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। कौन था प्रथम पुर्तगाली वायसराय? फ्रांसिस्को डी अल्मोडा। देखते नहीं हो जो वायसराय बनते थे तो बजना बजाने वालों जैसा वस्त्र धारण करते थे। तो पहला पुर्तगाली कौन था जो डांस करते हुए वायसराय बन के आया था? तो फ्रांसिस्को। कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मोडा था। कब आया था? 1505 ईस्वी में। 1505 ईस्वी में कहाँ कोठी स्थापित की गई थी? तो कन्नूर में। कहाँ पे? 1505 में ही कन्नूर में दूसरी फैक्ट्री बनाई थी। पहली फैक्ट्री 1503 में बनाई गई थी। कहाँ पे? कोचीन में। पुर्तगालियों के यूरोप एवं भारत के बीच सीधा समुद्री मार्ग खोजने के पीछे का महत्वपूर्ण कारण क्या सक्रिय था? तो आर्थिक और धार्मिक कारण सक्रिय थे। कौन से कारण सक्रिय थे? तो आर्थिक और धार्मिक कारण सक्रिय थे। आर्थिक कारण क्या था? तो आर्थिक कारण में इनका काम था अरबों
एवं अपने यूरोपीय प्रतिस्पर्धियों यानी वेनिस एवं जिनेवा को व्यापारियों को समृद्ध पूर्वी व्यापार से निकालकर बाहर करना था, जिसमें आर्थिक कारण में अरब और वेनिस और जिनेवा को पूर्व में जो व्यापारी प्रभुत्व था इनका वहाँ से हटाना था, और धार्मिक कारण में अफ्रीका एवं एशिया की जनता, कहाँ पे, अफ्रीका एवं एशिया की जनता को ईसाई बनाकर तुर्कों एवं अरबों की बढ़ती हुई शक्ति को संतुलित करना था। कहाँ पे, अफ्रीका और एशिया में। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर बनाया गया था। यह कब से कब तक था, तो 1505 से लेकर 1509 ईस्वी तक यह भारत का पुर्तगाली गवर्नर था। कौन, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को सरकार की तरफ से क्या आदेश दिया गया था, तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को सरकार की तरफ से यह आदेश दिया गया था कि भारत में तुम ऐसा पुर्तगाली दुर्ग बनाना जिसका लक्ष्य क्या होगा, जिसका लक्ष्य सुरक्षा न होकर हिंद महासागर के व्यापार पे पुर्तगाली नियंत्रण स्थापित करना हो। ठीक है, यानी इसको आदेश दिया गया था सरकार के द्वारा कि तुम ऐसा दुर्ग बनाना कि तुम केवल सुरक्षा के लिए दुर्ग नहीं बनाना, तुम ऐसा दुर्ग बनाना कि जिससे हिंद महासागर के व्यापार पे पूरी तरह से पुर्तगाल नियंत्रण स्थापित हो जाए। इस प्रकार से अल्मोड़ा का मूल उद्देश्य क्या था, तो श्री अल्मोड़ा का जो था मूल उद्देश्य था शांतिपूर्वक व्यापार करना। कैसा था, शांतिपूर्वक व्यापार करना था, क्योंकि अगर लड़ाई करेगा तो लड़ाई में टाइम खराब हो जाएगा उसका। दुर्ग बनाना है तो शांतिपूर्वक व्यापार करेगा और अपना काम करते रहेगा। उसकी नीति क्या कहलाती थी, तो उसकी यह नीति ब्लू वाटर पॉलिसी कहलाई। क्या कहलाई, ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति कहलाई। शांत जल की नीति किसने अपनाई थी, तो शांत जल की नीति भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मोडा ने अपनाई थी। और इसके अपनाने के पीछे कारण था, क्या कारण था कि अगर शांति से नहीं रहेगा तो वो अपना विकास जो उद्देश्य थे वो नहीं कर पाएगा। अल्मीडा का पहला युद्ध कब हुआ था, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1508 ईस्वी में संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक से चोल के समीप, कहाँ के समीप, चोल के समीप युद्ध हुआ था, जिसमें यह पराजित हुआ और इसका पुत्र भी मारा गया। संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक में कौन कौन से शामिल थे, तो संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े में गुजरात, मिस्र और तुर्की के सैनिक शामिल थे। कहाँ कहाँ के, गुजरात के, मिस्र के और तुर्की के सैनिक शामिल थे। यह युद्ध कब हुआ था, 1508 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, चोल के समीप हुआ था। ठीक है, इस युद्ध में कौन हारा था, तो फ्रांसिस्को डी अल्मोडा हार गया और इसका पुत्र भी मारा गया। फ्रांसिस्को डी अल्मोडा 1508 ईस्वी में हार गया, लेकिन बदला लेने के लिए 1509 में इसने क्या करता है कि फिर युद्ध करता है और संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े को पराजित करता है। और इस विजय से क्या होता है कि इस विजय से ईसाई जगत की नौसैनिक श्रेष्ठता प्रतीत हुई। कब प्रतीत हुई, जो 1509 ईस्वी में। किसने हराया था, तो फ्रांसिस्को डी अल्मोडा ने हराया था। और हिंद महासागर पुर्तगाली सागर के रूप में कब परिवर्तित हो गया, तो हिंद महासागर जो था वो पुर्तगाली सागर के रूप में 16वीं शताब्दी में परिवर्तित हो गया। कब, जब फ्रांसिस्को डी अल्मोडा ने संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े को हरा दिया था। कब हराया था, 1509 ईस्वी में। और 1509 ईस्वी में यह उनको लौटने से पहले ही हरा देता है। अब अगला कौन आता है, तो अगला आता है दूसरा फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क आता है। कौन आता है, अल्बुकर्क आता है 1509 से 1515 ईस्वी में। भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। वास्तविक संस्थापक अबुलकर्क को, किसको माना जाता है, अबू को माना जाता है। अबुकर्क ने अपना मुख्यालय कहाँ बनाया था, तो अबुकर्क ने अपना मुख्यालय कोचीन में बनवाया था। कहाँ बनवाया था, कोचीन में बनवाया था। अबुलकर्क ने गोवा कब जीता था, तो अबुकर्क ने गोवा 1510 ईस्वी में जीता था। अबुकर्क ने गोवा कब जीता था, तो 1509 में आया था और गोवा कब जीत लिया, तो 1510 में जीत लिया था। किसको हराकर, तो बीजापुर के आदिल शाह सुल्तान को। किसको हराया था, तो बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान को हराकर जीत लिया था। अबू ने कब जीता था गोवा को, तो अबू ने गोवा को जीता था 1510 ईस्वी में। और किसको हराया था, तो बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह को हराया था। गोवा की विजय ने किन क्षेत्रों पर पुर्तगाली नौसैनिक प्रभाव की मोहर लगा दी, तो गोवा की विजय से जो दक्षिण पश्चिमी समुद्र तट था, कौन सा, दक्षिणी पश्चिमी समुद्र तट पर पुर्तगालियों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। यानी गोवा की विजय से किस क्षेत्र पर, तो दक्षिणी पश्चिमी समुद्री क्षेत्र पर पुर्तगालियों का प्रभाव अस्तित्व हो गया। क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना कब हुई, भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना कब हुई, तो भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना 1510 में होती है। कहाँ पे, जब गोवा को जीत लेता है तब। अबू ने मलक्का पर नियंत्रण कब स्थापित किया, तो अबू ने मलक्का पे नियंत्रण 1511 में स्थापित किया। अबू ने मलक्का पर नियंत्रण कब स्थापित किया, तो 1511 में स्थापित किया। मलक्का का क्षेत्र कहाँ का क्षेत्र था, तो मलक्का का क्षेत्र जो था वह दक्षिणी पूर्व एशिया का महत्वपूर्ण मंडी था। दक्षिण पूर्व एशिया का महत्वपूर्ण मंडी किसे कहा जाता है, तो मलक्का को कहा जाता था। यानी दक्षिण पूर्वी एशिया किसकी महत्वपूर्ण मंडी थी, तो मलक्का की मंडी थी। अबू फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क ने हरमुज पर अधिकार कब किया था, तो अबू ने हरमुज पर अधिकार 1515 में किया था। हरमुज पर अधिकार कब किया था, 1515 पर किया था। हरमुज कहाँ स्थित था, तो हरमुज जो स्थित था वह फारस की खाड़ी के मुख पर स्थित था। हरमुज कहाँ स्थित था, तो फारस की खाड़ी के मुख पर स्थित था।
पुर्तगालियों ने बार बार प्रयास के द्वारा ऐसा कौन सा क्षेत्र था जिस पर अधिकार नहीं कर सके? तो अबुकर्क जो था वह अदन पर अधिकार कभी नहीं कर सका। ठीक है, अदन पे अधिकार वह प्राप्त ही नहीं कर सका। अदन का क्षेत्र कहाँ पे था? तो अदन का क्षेत्र लाल सागर के व्यापार पर नियंत्रण कुंजी था। अदन का क्षेत्र किस पर था? तो लाल सागर के व्यापार पर नियंत्रण की कुंजी था। लाल सागर के व्यापार पर नियंत्रण की कुंजी किसे कहा जाता है? तो अदन को कहा जाता था। इसलिए अबू अदन को कभी भी प्राप्त नहीं कर सके लाख प्रयासों के बाद भी। अबू क्या था? अबू कर्क जो था वह भारत में अब पुर्तगीज बस्ती या आबादी बसाना चाहता था। इसलिए उसने क्या किया? तो अबू कर्क ने कहा कि स्वदेशवासियों को भारत स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। अबू कर्क ने अपने क्षेत्र में कौन सी प्रथा बंद की? तो अबू कर्क ने अपने क्षेत्र में सती प्रथा को बंद कर दिया। किसने? अबू कर्क ने अपने क्षेत्र में सती प्रथा को बंद कर दिया। ठीक है, इसलिए बंद कर दिया कि सोचा भाई अगर ये मर जाएंगी तो अच्छी रहेंगी, तो इससे अच्छा हम शादी कर लेंगे। तो इसीलिए अबू ने क्या किया कि सती प्रथा को बंद कर दिया। उन्होंने क्या इसलिए कर दिया कि हम रहेगी तो हम शादी करेंगे इससे। ठीक है, अबू की सबसे बुरी नीति क्या थी? तो अबू की सबसे बुरी नीति थी कि वह मुसलमानों को बहुत तंग करता था। किसको तंग करता था? तो मुसलमानों को बहुत तंग करता था अबू। यानी वफादारी के साथ पुर्तगीजों की सेवा किसके लिए जाना जाता है? तो कौन सा वो था जिसने पुर्तगीजों के साथ वफादार के रूप में सेवा किया था? तो वह अबू था। अबू की मृत्यु कब होती है? तो 1515 में अबू की मृत्यु हो जाती है। किसके समय तक पुर्तगीज भारत को सबसे सबल एवं जल शक्ति बन चुके थे और पश्चिमी समुद्र तट पर तूती बोलने लगी थी? तो अबू के समय में। अबू के बाद कौन बनता है? तो नीनो डी कुन्ना। एक नीनो डी कुन्ना कैसे? अबू के बाद प्रमुख पुर्तगाली गवर्नर कौन बना था? तो अबू के बाद प्रमुख पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कूना था। कौन था? नीनो डी कूना था। 1529 से 1538 ईस्वी तक नीनो डी कूना ने सरकारी कार्यालय कोचीन से कहाँ स्थानांतरित कर दिया? तो गोवा में स्थानांतरित कर दिया। नीनू कहाँ चला गया? नीनू कहाँ चला गया? नीनू कोचीन से गोवा चला गया। कोची तो अबू बनाया था। कोचून मुख्यालय किसने बनाया था? तो अबू ने बनाया था। और गोवा कौन चला गया? तो 1530 ईस्वी में। कब? 1530 ईस्वी में कोचीन से गोवा मुख्यालय कौन ले गया? नीनो ले गया। भारत में पुर्तगाली राज्य की औपचारिक राजधानी कौन बन गई? तो भारत में पुर्तगाली राज्य की औपचारिक राजधानी गोवा बन गई। कब? 1530 ईस्वी में। भारत में पूर्वी समुद्री तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किसने किया था? तो भारत में पूर्वी समुद्री तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार नीनो ने किया था। नीनो डी कुन्हा ने किया था। और पश्चिमी में विस्तार कौन किया था? अबू ने किया था। और पूर्वी में विस्तार कौन किया? तो पूर्वी समुद्री तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार नीनो डी कुन्हा ने किया था। तो पूर्वी समुद्र तट की ओर विस्तार करने में नीनो ने कहाँ कहाँ बस्तियाँ स्थापित की? तो नीनो डी कुन्हा ने मद्रास के निकट, कहाँ पे? मद्रास के निकट सेंथोम में स्थापित की। और बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियाँ स्थापित की। ठीक है, यानी पुर्तगाली बस्तियाँ सेंथोम, मद्रास के सेंथोम में और बंगाल के हुगली में किसने स्थापित की? तो नीनो डी कुन्हा ने स्थापित की। और पूर्वी समुद्री तट पर व्यापार का अधिकार स्थापित किया। नीनो डी कूना ने बेसिन पर कब अधिकार किया? तो नीनो डी कूना ने बेसिन पर 1534 में। और दीव पर कब अधिकार किया? तो दीव पर 1535 में अधिकार किया था। बेसिन पर 1534 में और दीव पर 1535 में अधिकार कर लिया था। बेसिन के विषय में नीनू ने बेसिन के विषय पर किसके साथ समझौता किया था? तो नीनू ने बेसिन के साथ गुजरात के शासक बहादुर शाह से, कहाँ के शासक? गुजरात के शासक बहादुर शाह से समझौता किया था। लेकिन बहादुर शाह से पुर्तगालियों का झगड़ा कब हुआ? तो जब दीवार खड़ा करने के प्रश्न को लेकर बहादुर शाह से पुर्तगालियों का झगड़ा हुआ। और इस झगड़े में किसकी मृत्यु हुई? तो इस झगड़े में बहादुर शाह समुद्र में गिरकर डूब गया। किस में गिरकर डूब गया? समुद्र में गिरकर डूब गया। पुर्तगालियों का दमन पर कब अधिकार हो गया? तो पुर्तगालियों का दमन पर अधिकार 1559 में हो गया। कब हुआ था? 1559 ईस्वी में हो गया था। दीव पर हुआ था 1535 में। बेसिन पर 1534 में। और दमन पर कब हुआ था? दमन पर 1559 में हुआ था। इस प्रकार पुर्तगालियों की बस्ती में कौन कौन से क्षेत्र शामिल हो गए? तो दीव शामिल हो गया, दमन शामिल हो गया, साष्टी शामिल हो गया, बसई शामिल हो गया, बसई मतलब बेसिन, चौल शामिल हो गया, बम्बई शामिल हो गया, सांथोमी यानी मद्रास के निकट, और हुगली बंगाल में शामिल थे। पुर्तगालियों ने किस क्षेत्र के अधिकांश भाग पर अपना आधिपत्य जमा लिया था, लेकिन आगे चलकर अधिकांश भाग उनके हाथ से निकल गए थे? तो वह क्षेत्र था सिलोन का। पुर्तगालियों ने सिलोन के अधिकांश क्षेत्र पर कब्जा जमा लिया था, लेकिन कालांतर में चलकर उसके अधिकांश भाग उनके हाथ से निकल गए थे। हिंद महासागर में किसके आ जाने से पुर्तगालियों का एकाधिकार समाप्त हो गया? तो डच एवं ब्रिटिश कंपनियों के हिंद महासागर में आ जाने से पुर्तगालियों का एकाधिकार समाप्त हो गया। इसके चलते पुर्तगालियों को अन्य जगहों पर यानी अनेक स्थानों पर सैन्य पराजय का सामना करना पड़ा।
1538 ईस्वी में 1538 ईस्वी में अदन पर किसका प्रभाव स्थापित हो गया? तो 1538 ईस्वी में अदन पर तुर्की का प्रभाव स्थापित हो गया था। किसका प्रभाव स्थापित हो गया था? तो तुर्की का प्रभाव स्थापित हो गया था अदन पर 1500। डच कब आए थे? तो डच जो थे 1598 ईस्वी में आकर पुर्तगालियों को 20 वर्षों में किस क्षेत्र से हटा दिया, बाहर खदेड़ दिया? तो डचों ने पुर्तगालियों को दक्षिण पूर्व एशिया से, कहाँ पे? दक्षिण पूर्व एशिया में आने के बाद अगले 20 वर्षों में डचों ने पुर्तगालियों को दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्र से बाहर खदेड़ दिया। दक्षिण पूर्व एशिया से बाहर खदेड़ने के बाद डचों ने किस क्षेत्र से पुर्तगालियों के व्यापार को कम कर दिया? तो पूर्वी एशिया में भी पुर्तगालियों के व्यापार को कम कर दिया। डचों ने पुर्तगालियों को कहाँ पे पराजित किया था? तो डचों ने पुर्तगालियों को बास्टम के समीप पुर्तगाली के बेड़े पर आक्रमण कर उसे पराजित किया। कब? 1602 ईस्वी में। 1602 ईस्वी में डचों ने बास्टम के समीप पुर्तगालियों को पराजित कर दिया। पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को अपने अधिकृत पूर्वी प्रदेश में निवास करने और व्यापार करने की मान्यता कब प्रदान की? तो पुर्तगालियों ने अंग्रेज को अपने पूर्वी क्षेत्रों में या पूर्वी प्रदेशों में निवास करने और व्यापार करने की मान्यता 1654 ईस्वी में दी थी। डचों ने पुर्तगालियों के महत्वपूर्ण मलक्का दुर्ग को कब जीता था? तो डचों ने पुर्तगालियों के मलक्का दुर्ग को 1641 ईस्वी में जीत लिया था। डचों के अधीन संपूर्ण श्रीलंका कब आ गया था? तो डचों के अधीन संपूर्ण श्रीलंका 1658 ईस्वी में आ गया था। कब आया था? संपूर्ण श्रीलंका 1658 ईस्वी में डचों के अंतर्गत आ गया। और पुर्तगालियों के समीप जो मालाबारी दुर्ग था, मालाबारी दुर्ग डचों के अधीन कब हो गया? तो 1663 ईस्वी में मालाबारी दुर्ग डचों के अधीन हो गया था। सूरत के निकट स्वाली के समुद्र पर तट पर अंग्रेज ने पुर्तगालियों पर विजय कब प्राप्त की थी? तो सूरत के निकट स्वाली के समुद्र तट पर अंग्रेजों ने पुर्तगालियों के प्रति विजय 1611 ईस्वी में प्राप्त की थी। अंग्रेजों ने हरमुज पर कब कब्जा जमाया था? तो अंग्रेजों ने हरमुज पर कब्जा 1628 ईस्वी में जमाया था। किसकी सहायता से? तो फारस की सेना की सहायता से हरमुज पर कब्जा जमाया था। कब? 1628 ईस्वी में। पुर्तगालियों की मुख्य चौकी कहाँ पे थी? तो पुर्तगालियों की मुख्य चौकी फारस की खाड़ी पर स्थित हरमुज पर थी। और हरमुज पर कब्जा कब किया गया? तो 1628 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा फारस की सेना की सहायता के द्वारा कर लिया गया। हुगली पर कब्जा किसने कर लिया? तो हुगली पर कब्जा कासिम खां ने किया था। किसने किया था? कासिम खां ने 1632 ईस्वी में हुगली पर कब्जा कर लिया था। ये कासिम खान कौन था? तो मुगल सम्राट के शाहजहां के शासनकाल में वजीर कासिम खां था। मराठों ने साष्टी और बसई पर अधिकार कब जमाया? तो मराठों ने साष्टी और बसई पर 1739 ईस्वी में कब्जा जमा लिया। इन सब कब्जा के बाद पुर्तगालियों के पास कौन सा क्षेत्र बच गया? तो पुर्तगालियों के अधिकार में केवल गोवा, दमन और दीव बचा रह गया। कब? 1961 ईस्वी में। गोवा को इसने 1510 में जीता था। दमन को इसने कब जीता था? दमन पर 1559 में अधिकार किया था और दीव पर 1535 में। यानी कि केवल पुर्तगालियों के पास क्या रह गया? तो गोवा रह गया, दमन रह गया और दीव रह गया। कब तक इस पर ये लोग जमे थे? तो 1961 ईस्वी तक यहाँ पे अधिकार किए थे। पुर्तगाली नियंत्रण की विधि एवं प्रक्रिया। पुर्तगाली एशियाई साम्राज्य को कितने कमानों में विभाजित किया था? तो 3 स्वतंत्र कमानों में विभाजित किया गया था 1571 ईस्वी में। कब? 1571 ईस्वी में पुर्तगाली एशियाई साम्राज्य को 3 स्वतंत्र कमानों में विभाजित किया गया था। किसमें? अफ्रीकी समुद्री तट पर पुर्तगाली बस्तियों पर नियंत्रण के लिए मोजाम्बिक के गवर्नर की नियुक्ति की गई थी। किसकी? मोजाम्बिक के गवर्नर की नियुक्ति कहाँ पे की गई थी? तो अफ्रीकी समुद्री तट पर पुर्तगाली बस्तियों के नियंत्रण के लिए। भारत और फारस की खाड़ी के प्रदेश को किसके अंतर्गत रखा गया था? तो गोवा के गवर्नर के अधीन किसको रखा गया था? भारत और फारस की खाड़ी के प्रदेश को। और दक्षिण पूर्व एशिया के द्वीपों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए मलक्का के गवर्नर की नियुक्ति की गई थी। यानी कि दक्षिण पूर्व एशिया के द्वीपों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए मलक्का के गवर्नर की नियुक्ति की गई थी। और भारत और फारस की खाड़ी के प्रदेशों पर गोवा के गवर्नर के अधीन की गई थी। और अफ्रीकी समुद्री तट पर मोजाम्बिक के गवर्नर की नियुक्ति की गई थी। पुर्तगालियों ने किस पर एकाधिकार स्थापित कर लिया था? तो पुर्तगालियों ने यूरोप को होने वाले निर्यात व्यापार को नियंत्रित करने के साथ साथ इस पर मालाबार तट पर एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह तक होने वाले व्यापार और भारतीय बंदरगाह से फारस की खाड़ी और मलक्का तक होने वाले विदेशी व्यापार पर एकाधिकार स्थापित कर लिया था। पुर्तगाली समुद्रिक साम्राज्य को क्या नाम दिया गया था? तो पुर्तगाली सामुद्रिक समाज को एस्तादो द इंडिया नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? एस्ताद द इंडिया, उस्ताद द इंडिया के उस्ताद कौन थे? पुर्तगाली थे। यह सामुद्रिक साम्राज्य का नाम दिया गया था। किसके? पुर्तगाली का सामुद्रिक साम्राज्य का क्या नाम दिया गया था? एस्तादो द इंडिया नाम दिया गया था। पुर्तगालियों ने किस व्यवस्था के द्वारा एशियाई व्यापार पर गहरा प्रभाव डाला था? तो पुर्तगालियों ने कार्टस आर्मेडा काफिला व्यवस्था के द्वारा। किसकी व्यवस्था के द्वारा? तो कार्टस आर्मेडा काफिला व्यवस्था के द्वारा इन्होंने एशियाई व्यापार पर गहरा प्रभाव डाला था।
पुर्तगालियों का मुख्य साधन क्या था? तो पुर्तगालियों का मुख्य साधन था कार्टज या परमिट, जिसके पीछे आर्मेडा का बल होता था। किसके पीछे बल होता था? तो आर्मेडा का बल होता था। पुर्तगाली अपने आप को क्या कहते थे? तो पुर्तगाली अपने आप को सागर का स्वामी कहते थे, यानी कि पुर्तगाली अपने आप को क्या कहते थे? सागर का स्वामी कहते थे। और कौन सी व्यवस्था को उचित ठहराते थे? तो कार्टज आर्मेडा व्यवस्था को उचित ठहराते थे। कार्टेज का मतलब क्या होता था कि कोई भी भारतीय या अरबी जहाज पुर्तगाली अधिकारियों से कार्टज या परमिट लिए बिना अरब सागर में नहीं जा सकता था। इस कार्टज के लिए उनको क्या करना होता था? शुल्क देना पड़ता था। एशिया के शासक इस व्यवस्था को स्वीकार करने के लिए बाध्य थे, क्योंकि पुर्तगालियों की नौसेना अत्यंत शक्तिशाली थी। भारतीय और अरबी व्यापारियों को यानी जहाज़ों को कौन सा सामान ले जाने की अनुमति नहीं थी? तो भारतीय और अरबी जहाज़ों को मिर्च एवं गोला बारूद ले जाने की अनुमति नहीं थी। पुर्तगालियों ने एक व्यवस्था यह भी अपने पास अधिकार दे रखा था कि अगर वे निषिद्ध व्यापार में लगे होने का संदेह होने पर वह दूसरों की जहाज की तलाशी ले सकते थे। पुर्तगालियों ने व्यापार पर नियंत्रण करने के लिए इन सब व्यवस्थाओं के अतिरिक्त एक और कौन सा व्यवस्था अपनाया था? तो काफिला व्यवस्था अपनाया था। काफिला व्यवस्था क्या कहलाता था? तो काफिला व्यवस्था स्थानीय व्यापारियों के जहाज़ों का एक काफिला होता था, जिसकी रक्षा के लिए पुर्तगाली बेड़ा साथ साथ चलता था। इसके दो कार्य थे, यानी काफिला व्यवस्था के कितने कार्य थे? दो कार्य थे। पहला कार्य क्या था? पहला कार्य था कि इन जहाज़ों की समुद्री डाकुओं से रक्षा करना, और दूसरा यह सुनिश्चित करना कि इनमें से कोई जहाज़ पुर्तगाली व्यवस्था के बाहर जाकर व्यापार न करे। पुर्तगालियों द्वारा जो व्यवस्था लगाई गई थी, यह किसके द्वारा परमिट भी ली जाती थी? तो मुगल शासकों के द्वारा भी परमिट ली जाती थी। कहाँ से? सूरत से मोरवा तक जाने के लिए भी अपने जहाज़ों की परमिट प्राप्त करते थे। क्यों? क्योंकि इनको डर था कि इनके पास नौसैनिक बहुत मजबूत है। इस मुगल सम्राट ने पुर्तगालियों से प्रतिवर्ष एक निःशुल्क कार्टज प्राप्त करके एक प्रकार से उनका नियंत्रण स्वीकार किया था। तो वह था अकबर। कौन था? अकबर, जिसने पुर्तगालियों से प्रतिवर्ष एक निःशुल्क कार्टज प्राप्त करके व्यापार करना स्वीकार किया था। पुर्तगालियों का हिंद महासागर पर कब तक एकाधिकार बना रहा? तो पुर्तगालियों का 1595 ईस्वी तक हिंद महासागर पर एकाधिकार बना रहा। कब? 1595 ईस्वी तक। पुर्तगालियों के प्रभुत्व का पतन, पुर्तगालियों के प्रभाव का पतन होने का कारण क्या था? तो पुर्तगालियों के पतन होने के अनेक कारण थे। पहला कारण क्या था? पहला कारण उनकी धार्मिक असहिष्णुता से भारतीय शक्तियाँ क्या हो गई? बिगड़ गई, और उनकी शत्रुता पर विजय प्राप्त करना पुर्तगीजों के बुतों के बाहर की बात थी। यानी कि पहली कारण क्या था कि पुर्तगीज का पतन हुआ? तो धार्मिक असहिष्णुता थी। दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण था चुपके चुपके व्यापार करना, और अंत में यही उनके लिए घातक हो गया था। ये चुपके चुपके व्यापार करते थे। तीसरा, ब्राज़ील का पता लग जाना। ब्राज़ील का पता लग जाने पर पुर्तगाल की उपनिवेश संबंधी क्रियाशील पश्चिम की ओर उन्मुख हो गई थी। अतः एवं सर्वप्रमुख कारण क्या था? तो सर्वप्रमुख कारण उनके पीछे आने वाली दूसरी यूरोपीय कंपनियों से उनकी प्रतिद्वंद्विता हुई, जिसमें वे पिछड़ गए। तो इस तरह से पुर्तगालियों का पतन हो गया। पहला कारण था धार्मिक असहिष्णुता, दूसरा कारण था चुपके चुपके व्यापार करना, और तीसरा कारण था ब्राज़ील का पता लग जाना। और सबसे महत्वपूर्ण कारण बताया जाता है कि यहाँ पे अन्य दूसरी यूरोपीय कंपनियां आ गई तो उनसे प्रतिद्वंदिता नहीं कर सके। पुर्तगाली आधिपत्य का परिणाम, यानी कि पुर्तगालियों ने जो आधिपत्य जमाया था उससे क्या परिणाम हुए? तो हिंद महासागर में पुर्तगाली नियंत्रण के कतिपय महत्वपूर्ण धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिणाम हुए। पुर्तगालियों ने भारत में अपना आधिपत्य स्थापित कर धर्म परिवर्तन को बढ़ावा दिया। 1540 ईस्वी में गोवा के सभी मंदिर नष्ट कर दिए गए थे। कब? 1540 ईस्वी में गोवा के सभी मंदिर नष्ट कर दिए गए थे। बाद में 1573 ईस्वी में बारडे, और 1584 से 87 ईस्वी में सालसेट में भी यही हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बारडे और सालसेट में भी यही हुआ था। 1560 ईस्वी में गोवा में ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना की गई। यानी गोवा में ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो गोवा में ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना 1560 ईस्वी में की गई थी। धर्म न्यायालय की स्थापना क्यों की गई थी? क्योंकि किसी भी प्रकार का धर्मद्रोह को दंडित किया जा सके, यानी कि धर्म न्यायालय की स्थापना 1560 में की गई थी। पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन डिसूजा के साथ प्रसिद्ध संत जेवियर भारत कब आया था? तो 1542 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1542 ईस्वी में आया था। पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन डिसूजा के साथ कौन सा संत आया था? तो जीवित संत जेवियर आया था। कब आया था? 1542 ईस्वी में। मुगल शासक के दरबार में कितने जेसुइट मिशन आए थे? तो 3 जेसुइट मिशन आए थे। मुगल शासन के दरबार में कितने जेसुइट मिशन आए थे? 3 जेसुइट मिशन आए थे। जो सीटों को भ्रम हो गया था कि अकबर मसीही मत स्वीकार करना चाहता है। पुर्तगालीजों को भारत का जापान के साथ व्यापार प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है, यानी कि भारत का जापान के साथ व्यापार प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो पुर्तगीजों को दिया जाता है, यानी पुर्तगालियों को दिया जाता है भारत का जापान के साथ व्यापार करने के लिए। जापान से क्या प्राप्त होता था? तो जापान से तांबा और चांदी प्राप्त किया जाता था। जापान से क्या प्राप्त होता था? तो तांबा और चांदी प्राप्त होता था। पुर्तगालियों ने मध्य अमेरिका से भारत में क्या लेकर आए थे? तो पुर्तगालियों ने मध्य अमेरिका से तंबाकू, आलू और मक्का भारत लेके आए थे। क्या क्या लेके आए थे? तो तंबाकू, आलू और मक्का। पुर्तगालियों ने भारत में किसकी छपाई, प्रिंटिंग प्रेस की छपाई किसने शुरू की थी? तो पुर्तगालियों ने शुरू की थी।
भारत में कौन सा फल जो था वह पुर्तगालियों की देन है? तो अनानास हो गया, पपीता, बादाम, काजू, मूंगफली, शकरकंद, काली मिर्च, लीची, संतरा पुर्तगालियों की ही देन रही है, जिन्होंने विभिन्न देशों से प्राप्त किया था। पुर्तगीज पुर्तगीज आधिपत्य की स्थापना से ही व्यापार में नौसैनिक शक्ति की महत्ता प्रमाणित हुई। किसकी स्थापना से नौसैनिक महत्ता स्थापित हुई? तो पुर्तगालियों के अधिकार से। डच कहाँ के निवासी थे? तो डच नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे डच? तो नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे। डच किसके बाद भारत में आए थे? तो डच पुर्तगालियों के बाद भारत में आए थे। कब आए थे इन्होंने? डचों का पहला नेतृत्व या पहला अभियान पूर्वी जगत में कब पहुंचा था? तो 1595 ईस्वी में पहुंचा था। कब पहुंचा था? 1595 ईस्वी में पहुंचा था। पहले डच अभियान का नेतृत्व किसने किया था? तो पहले डच अभियान का नेतृत्व कार्नेलियम हाउटमैन ने किया था। किसने किया था? डच उच्च उच्च हाउट कार्नेलियम हाउटमैन ने किया था। किसने किया था? डच हाउटमैन ने किया था। कार्नेलियस हाउटमैन ने किया था। डच सबसे पहले कहाँ पे पहुँचते हैं? तो सबसे पहले सुमात्रा पहुँचते हैं। कहाँ पहुँचते हैं? सुमात्रा पहुँचते हैं। और सुमात्रा पहुँचकर किसके साथ संधि करने में सफलता प्राप्त करते हैं? तो सुमात्रा पहुँचकर बांटम के राजा के साथ। किसके साथ? बांटम के राजा के साथ संधि प्राप्त करने में सफलता प्राप्त करते हैं। डचों ने 1595 से लेकर 1601 ईस्वी तक यानी कि केवल 6 साल में बीच डचों ने पूर्वी जगत में कितनी समुद्री यात्राएं की थी? तो 15 समुद्री यात्राएं की थी इन्होंने। विभिन्न डच कंपनियों को मिलाकर यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड की स्थापना कब की गई थी? तो विभिन्न डच कंपनियों को मिलाकर 1602 ईस्वी में। कब? 1602 ईस्वी में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड की स्थापना की गई थी। इसे एक विशाल व्यापारिक संस्थान की स्थापना की थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा नाम क्या था? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा नाम VOC था, यानी कि वेरेनिक्यू ओस्ट इंडीज कंपनीज। वेरेनिक्यू ओस्ट इंडीज कंपनी नाम था। क्या था? VOC नाम था इसका। कंपनी की देख रेख के लिए कितनी व्यक्तियों का एक बोर्ड बनाया गया था? तो कंपनी की देख रेख के लिए 17 व्यक्तियों का एक बोर्ड बनाया गया था। इस बोर्ड का किसके द्वारा कंपनी संचालन करती थी? तो यह बोर्ड जो होती थी 17 व्यक्तियों का, यह डच सरकार के आदेश के अनुसार ही कंपनी का संचालन करती थी। कंपनी की सहायता के समय इसकी कुल प्रारंभिक पूंजी कितनी थी? तो कंपनी की स्थापना के समय इसकी कुल पूंजी 65 लाख गिल्डर थी। कितनी थी? 65 लाख गिल्डर थी। कंपनी को हॉलैंड सरकार द्वारा कितने वर्षों के लिए भारत और पूर्वी जगत में व्यापार करने और आक्रमण एवं विजय करने के संबंध में व्यापक अधिकार दिए गए थे? तो कंपनी को हॉलैंड सरकार द्वारा 21 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए? 21 वर्षों के लिए भारत और पूर्वी जगत से के साथ व्यापार करने, आक्रमण करने और विजय प्राप्त करने के लिए दिया गया था। डच व्यापार के विषय पर विशेषज्ञ किसे माना जाता है? तो डच व्यापार के विषय पर विशेषज्ञ ओम प्रकाश को माना जाता है। किसको माना जाता है? तो ओम प्रकाश को माना जाता है। ओम प्रकाश ने क्या बताया था? ओम प्रकाश ने कहा था कि डच जो थे प्रारंभिक चरण में काली मिर्च तथा अन्य मसालों के व्यापार तक ही रुचि रखते थे। यह बात किसने कही थी? तो ओम प्रकाश ने कही थी। ओम प्रकाश कौन था? तो डच मामलों के में एक महत्वपूर्ण विशेषज्ञ थे। और जब ये शुरू में किसमें रुचि रखते थे? तो काली मिर्च और अन्य मसालों के व्यापार में रुचि रखते थे। और यह मसाले मूलतः कहाँ प्राप्त किए जाते थे? तो ये मसाले मूलतः इंडोनेशिया में प्राप्त किए जाते थे। इसलिए डच कंपनी का प्रमुख केंद्र कहाँ पे बना था? तो डच कंपनी का प्रमुख केंद्र इंडोनेशिया में बना था। कहाँ पे बना था? इंडोनेशिया में बना था। डचों ने पुर्तगालियों से अम्बायाना कब लिया था? अम्बायाना कब ले लिया था? तो डचों ने पुर्तगालियों से अम्बायाना 1605 ईस्वी में ले लिया तथा धीरे धीरे मसाला द्वीप पुंज इंडोनेशिया में उन्हीं को हराकर अपना प्रतिनिधित्व स्थापित कर लिया था। डचों ने जकार्ता को कब जीता था? तो डचों ने जकार्ता को 1619 ईस्वी में जीता था। जकार्ता को कब जीता था? तो डचों ने जकार्ता को 1619 ईस्वी में जीता था। और जकार्ता को जीतने के बाद उस खंडहर पर कौन सा नगर बसाया? तो डचों ने बेटेबिया नगर बसाया था। कौन सा नगर बसाया था? तो बेटेबिया नगर बसाया था। किसके खंडहर पे? तो जकार्ता के खंडहर पे। डचों और अंग्रेजों के बीच मैत्रीपूर्ण संधि कब हुई थी? तो डचों और अंग्रेजों के बीच मैत्रीपूर्ण संधि 1619 के बीच हुई थी। कब हुई थी? 1619 के बीच हुई थी। इस मैत्रीपूर्ण संधि के लिए कब कब बैठक आयोजित की गई थी? तो लंदन और दी हेग में। कहाँ पे? लंदन और दी हेग में 1611, 1613 और 1615, यानी कि 2-2 साल बाद। 1611 में, फिर 2 साल बाद 1613 में, फिर 2 साल बाद 1615 में। 2-2 साल बाद जो कंपनी की बैठक हुई थी उसके फलस्वरूप डचों और अंग्रेजों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध कब हुआ था? 1619 में हुआ। लेकिन 2 वर्ष बाद ही फिर इन दोनों के बीच में शत्रुता शुरू हो गई। इस वर्ष अम्बायना में 10 अंग्रेजों और 9 जापानियों का क्रूरतापूर्वक हत्या कर दिया गया। तो 1623 ईस्वी में अम्बायना में 10 अंग्रेजों और 9 जापानियों को क्रूरतापूर्वक हत्या कर दी गई थी। इसे अम्बायना संहार के बाद डचों ने मलय द्वीप पुंज में और अंग्रेजों ने भारत में अपने को सीमित कर देना शुरू किया।
यानी कि जो नरसंहार हुआ था कहाँ पे, अम्बायना में, जिसमें 10 अंग्रेज और 9 जापानियों की हत्या हो गई थी। कब? 1623 ईस्वी में। तो इस नरसंहार के बाद ही डचों ने अपने आप को कहाँ पे, तो डचों ने मलय द्वीप पुंज में, और अंग्रेजों ने भारत में अपने आप को सीमित कर देना शुरू किया। डचों को भारत में व्यापारिक केंद्र सिमटने लगा और पूर्वी एशिया में बैटेविया में केंद्रित हो गया। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री मुसलीपट्टनम में स्थापित की। यानी भारत में डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की? तो मुसलीपट्टनम में स्थापित की। कब? 1605 ईस्वी में। डचों ने मुसलीपट्टनम में फैक्ट्री स्थापित क्यों की? क्योंकि वह सूरत एवं मालाबार में क्या हो गए थे? तो सूरत और मालाबार में असफल हो गए थे। कौन असफल हुआ था? कि डच नौसेना का नायक था वादेर हेग। कौन था? वादेर हेग था। कौन था? वादेर हेग जो था सूरत और मालाबार में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने में असफल हुआ, इसलिए डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री मुसलीपट्टनम में स्थापित की थी 1605 ईस्वी में। डचों की दूसरी फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की गई? तो डचों की दूसरी फैक्ट्री स्थापित हुई थी पेट्टोपोली में, जिसे निजामपट्टम कहा जाता है। कहाँ पे? पेट्टोपोली या निजामपट्टम में स्थापित की गई थी। डचों ने पुलिकट में अपनी तीसरी फैक्ट्री कब स्थापित की? तो डचों ने पुलिकट में अपनी एक तीसरी फैक्ट्री 1610 ईस्वी में स्थापित की थी। कब? 1610 ईस्वी में स्थापित की थी इन्होंने अपनी तीसरी फैक्ट्री। और ये किसके सहयोग से की थी? तो चंद्रगिरी के राजा के साथ समझौता करके। यानी कि चंद्रगिरी राजा के साथ समझौता करके डचों ने कौन सी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो पुलिकट फैक्ट्री स्थापित की थी। अन्य फैक्ट्रियों की स्थापना की और इन्होंने अपना मुख्यालय कहाँ बनाया था? तो पुलिकट में बनाया था। डचों ने यहाँ पर अपने स्वर्ण सिक्के पैगोडा डाले थे। डचों ने अपने स्वर्ण सिक्के पैगोडा, यानी डचों का स्वर्ण सिक्का क्या था? पैगोडा था। और इन्होंने यह सिक्के कहाँ पर डाले थे? तो पुलिकट फैक्ट्री में डाले थे। कहाँ पे? पुलिकट फैक्ट्री में डाले थे। डचों को सूरत में फैक्ट्री कब स्थापित करने में सफलता मिली? तो 1616 ईस्वी में डचों ने सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित कर दी। और बिमलीपट्टनम में कब स्थापित की? तो बिमलपट्टनम में इन्होंने 1641 ईस्वी में फैक्ट्री स्थापित की। कब? डचों ने 1641 ईस्वी में बिमलीपट्टनम में फैक्ट्री की स्थापना की। सूरत में डचों ने कब स्थापित किया था? तो 1616 में सूरत में डचों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। बंगाल में डचों की पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की गई थी? तो बंगाल में डचों की पहली फैक्ट्री पिपली में स्थापित की गई थी। कहाँ पे? पिपली में स्थापित की गई थी। कब? 1627 ईस्वी में। 1627 ईस्वी में बंगाल में डचों की पहली फैक्ट्री पिपली में स्थापित की गई थी 1627 ईस्वी में। हुगली हुगली के निकट चिनसूरा में, हुगली के निकट चिनसूरा में डचों ने अपनी कोठी स्थापित कब की थी? तो 1653 ईस्वी में। 1653 ईस्वी में डचों ने हुगली के निकट चिनसूरा में अपनी कोठी स्थापित की थी। डचों को कहाँ पर अंग्रेजों की तरह अपनी फैक्ट्री को किलेबंद करने की आज्ञा मिली थी? तो बंगाल में। चिनसूरा में डचों के किलों को किस नाम से जाना जाता है? तो चिनसूरा में डच के किलों को गुस्ताबुस फोर्ट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो गुस्ताबुस फोर्ट के नाम से जाना जाता है। 1658 ईस्वी में, 1658 ईस्वी में डचों ने कहाँ पर अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित की थी? तो डचों ने 1658 ईस्वी में कासिम बाजार, बालासोर, पटना और नेगापट्टम में अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित की। डचों ने गोलकुंडा में अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की थी? तो डचों ने गोलकुंडा में अपनी फैक्ट्री स्थापित 1660 में की थी। डचों ने कोचीन में अपनी फैक्ट्री की स्थापना कब की थी? डचों ने कोचीन में फैक्ट्री की स्थापना 1663 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1663 ईस्वी में की थी। कोचीन में डच कंपनी ने किस शासन से व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त की थी? तो कोचीन में डच कंपनी ने मुट्टा शासन से, किससे? मुट्टा शासन से व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त की थी। इस सुविधाएं में किस पर उसने एकाधिकार जमा लिया? तो पुड़ाकड़ और कांगनूर के बीच जो काली मिर्च का क्षेत्र था उस पर इन्होंने एकाधिकार कर लिया था। किसके आदेश पे? तो मुट्टा शासन के आदेश पे। औरंगजेब ने डचों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार करने का अधिकार कब दिया? तो औरंगजेब ने 1664 ईस्वी में डचों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार करने का अधिकार दिया। इसके बदले औरंगजेब ने डचों से कितना प्रतिशत वार्षिक चुंगी निर्धारित किया? तो 3.5%। 3.5% वार्षिक चुंगी के आधार पे औरंगजेब ने 1664 ईस्वी में डचों को कहाँ पर व्यापार करने का अधिकार दिया? तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा। पुलिकट के स्थान पर नेगापट्टम को डच गवर्नर का मुख्यालय कब बनाया गया? तो 1690 ईस्वी में पुलिकट के स्थान को हटाकर नेगापट्टम को डच गवर्नर का मुख्यालय बनाया गया। मालाबार तटवर्ती प्रदेश में डचों के व्यापारिक केंद्र कौन से थे? तो मालाबार तटवर्ती प्रदेश में डचों के व्यापारिक केंद्र कोचीन, कन्नौर और बेनगुरला थी। डच फैक्ट्रियों के प्रमुख को क्या कहा जाता था? तो डच फैक्ट्रियों के प्रमुख को फैक्टर कहा जाता था। इन फैक्टर को किस रूप में वर्गीकृत किया गया? तो डच फैक्ट्रियों के प्रमुखों को फैक्टर कहा जाता था। इन फैक्टर को व्यापारियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता था।
डचों ने मसालों के स्थान पर किस वस्तु के निर्यात पर अधिक महत्व दिया? तो डचों ने मसालों के स्थान पर भारतीय कपड़ों के निर्यात पर अधिक महत्व दिया था। ये कपड़े कहाँ से निर्यात किए जाते थे? तो यह कपड़े कोरोमंडल तट से, बंगाल से और गुजरात से निर्यात किए जाते थे। माल के स्तर को बनाए रखने तथा निम्न कोटि के माल की सप्लाई को रोकने के लिए 1650 के दशक में डच कंपनी ने कासिम बाजार में कौन सा उद्योग स्थापित किया? तो रेशम की चक्की का उपयोग किया। रेशम की चक्की के उद्योग स्थापित किसने किया था? तो डचों ने किया था। किसके लिए? माल के स्तर को बनाए रखने और निम्न कोटि के माल को सप्लाई करने के लिए। कब स्थापित किया था? तो 1650 में कासिम बाजार में रेशम की चक्की का उद्योग स्थापित किया था। इसमें कारीगरों का वेतन कितना दिया जाता था? तो इसमें कारीगरों को लगभग 3,000 कारीगरों को वेतन पे रखा गया था। कितने कारीगरों को रखा गया था? तो 3,000 कारीगरों को वेतन पे रखा गया था। ओम प्रकाश क्या बताते हैं इसके बारे में? तो ओम प्रकाश के अनुसार यह प्रयास आधुनिक उत्पादन व्यवस्था के प्रारंभ दृष्टि से उल्लेखनीय था। यानी कि डचों की कौन सी ऐसी व्यवस्था थी जो आधुनिक उत्पादन व्यवस्था के प्रारंभ की दृष्टि से उल्लेखनीय था? तो कासिम बाजार में रेशम की चक्की का उद्योग स्थापित करना। डचों द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में से अन्य वस्तुओं में कौन कौन सी थी? तो उत्तर प्रदेश और मध्य भारत से नील का कहाँ से? तो उत्तर भारत और मध्य भारत से नील का, मध्य भारत से कच्चा रेशम का, बिहार और बंगाल से सोरा एवं नमक, गंगा घाटी से अफीम और बंगाल का कच्चा रेशम निर्यात किया जाता था। भारत से भारतीय वस्त्रों को, यानी कि भारत से भारतीय वस्त्रों को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो भारत से भारतीय वस्त्र को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय डचों को दिया जाता है। यानी कि भारत से भारतीय वस्त्र को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय डचों को दिया जाता है। भारत में डचों की समाप्ति कब होती है? तो भारत में डचों की समाप्ति 1759 ईस्वी में होती है। कब होती है? 1759 ईस्वी में होती है। किसके युद्ध के कारण इनकी समाप्ति हो जाती है? तो डचों का अंग्रेजों के साथ बेडरा का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? बेडरा का युद्ध होता है। बेडरा का युद्ध कब होता है? 1759 ईस्वी में होता है। किसके साथ? अंग्रेजों के साथ होता है। यह बेडरा कहाँ पे है? तो बंगाल में है। अंग्रेजों और डचों के बीच कौन सा युद्ध होता है? तो बेडरा का युद्ध होता है। इस बेडरा के युद्ध में डचों की हार होती है और उनकी भारत से शक्ति समाप्त कर दी जाती है। कब? 1759 ईस्वी में। डच भारत में किसके लिए आए थे? तो डच भारत में व्यापारिक स्वार्थों से प्रेरित होकर आए थे। डच भारत में किस लिए आए थे? तो डच भारत में व्यापारिक स्वार्थों से प्रेरित होकर आए थे। डच की व्यापारिक व्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित थी? तो डच की व्यापारिक व्यवस्था सहकारिता, किस पे? सहकारिता या कार्टल पे आधारित थी। किस पे आधारित थी डच की व्यापारिक व्यवस्था? तो सहकारिता अथवा कार्टल पे आधारित थी। इस व्यवस्था का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इस व्यवस्था का उल्लेख 1722 ईस्वी के एक दस्तावेज में किया गया है, जिसमें नेगापट्टम के डच गवर्नर और 6 तेलुगु व्यापारियों के बीच समझौते के विषय में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। डच कंपनी में साझेदारों को जितना अधिक लाभ दिया जाता था वह किसमें लिखा जाता था? तो वह वाणिज्य इतिहास में रिकॉर्ड माना जाता था। क्या माना जाता था? वाणिज्य के इतिहास में रिकॉर्ड माना जाता था। लगभग 200 वर्षों के इतिहास में डच कंपनी ने औसत रूप से कितने प्रतिशत लाभांश दिया था? तो 200 वर्षों के इतिहास में डच कंपनी ने 18% लाभांश दिया था। कितने प्रतिशत? 18% लाभांश दिया था। यानी कि जितना अधिक लाभ दिया जाता है वह वाणिज्य इतिहास में रिकॉर्ड माना जाता है। यानी कि डच कंपनी में साझेदारों को जितना अधिक लाभ दिया जाता था वह वाणिज्य इतिहास में रिकॉर्ड माना जाता है। कितने? 200 वर्षों में डच कंपनी ने औसत रूप से 18% लाभांश दिया था।